हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निराला एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 9th सिविक्स चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया है। जिन्होंने भी इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं पढ़ा वो सबसे पहले जा कर के उसे पढ़ लें, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि हमारे देश में कौन कौन सी मेजर संस्थाएं काम करती है, लोकसभा राज्यसभा क्या है, एक कानून का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, किस तरीके से वो बना। इन सब के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ लिया है पहले पार्ट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हम लोग ये पार्ट जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका के प्रकार। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कार्यपालिका के क्या है, कार्यपालिका का डेफिनेशन, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। लेकिन कार्यपालिका क्या है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि विधायिका द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उसे लागू करने का जो अधिकार होता है वो कार्यपालिका के पास होता है। कार्यपालिका उन सबको लागू करता है। अब हम लोग देखते हैं कि कार्यपालिका के प्रकार, कार्यपालिका कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्यपालिका दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला राजनैतिक कार्यपालिका, राजनैतिक कार्यपालिका राजनैतिक कार्यपालिका और दूसरा होता है अस्थाई या प्रशासनिक कार्यपालिका। देखिए, किसी भी देश में जनता द्वारा किसी खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोग राजनैतिक कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं या कहलाते हैं। जैसे कि मंत्री, जैसे कि हम लोग अपने एक छोटे से पार्ट में कहीं देखें, कहीं पंचायत के बेसिस पे, तो एक किसी भी क्षेत्र में जो किसी भी ग्राम का जो होता है या किसी पंचायत का जो होता है वो मुखिया होता है। वो मुखिया देश की मतलब उस क्षेत्र की जनता द्वारा चुना जाता है और किसी खास अवधि तक चुना जाता है। और उसका भी काम जो भी विधायिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसे भी अपने स्तर से लागू करना होता है। तो जनता द्वारा यदि किसी को खास अवधि तक चुना जाता है और उसका भी काम उस विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करवाना होता है तो वो राजनैतिक कार्यपालिका होता है, जैसे कि मंत्री लोग। दूसरा, अस्थाई या प्रशासनिक कार्यपालिका। ये जो अस्थाई होते हैं, परमानेंट होते हैं, जैसे वैसे लोग जिन्हें लंबे समय तक नियुक्त किया जाता है उसे अस्थाई कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवा मतलब सिविल सर्वेंट कहा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी, जैसे कि जितने भी पुलिस अधिकारी हैं या जो आईएएस आईपीएस जो होते हैं जिन्हें लंबे समय तक के लिए नियुक्त किया जाता है, ऐसे लोग अस्थाई या प्रशासनिक कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। इनका भी काम विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करवाना और यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मेंटेन करके रखने का काम होता है। एग्जाम्पल सिविल सर्वेंट वही हो गए, नौकरशाह जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि कार्यपालिका भी दो तरीके के होते हैं, राजनैतिक कार्यपालिका और अस्थाई कार्यपालिका। दूसरा, आगे बात करें हम लोग तो हम लोग देख रहे हैं कि अस्थाई कार्यपालिका सत्ताधारी पार्टी के बदलने पे भी नहीं बदलते। हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी अस्थाई कार्यपालिका होगा, जो परमानेंट, जो लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है, वो सत्ताधारी पार्टी के बदलने पे नहीं बदलते, जबकि राजनीतिक कार्यपालिका निश्चित अवधि के बाद बदल जाते हैं। तो ये अस्थाई और स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच का एक डिफरेंस भी हमें देखने को मिलता है कि अस्थाई कार्यपालिका, सरकार चेंज होती है तो इससे अस्थाई कार्यपालिका वालों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो राजनीतिक कार्यपालिका के लोग होते हैं वो सत्ताधारी पार्टी के बदलने पे ये भी बदल जाते हैं। जनता द्वारा चुने जाने के कारण ही नौकरशाह के अधिक शिक्षित होने के बावजूद राजनीतिक कार्यपालिका ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। अब एक बात आप समझ लीजिए कि अस्थाई कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका में ज़्यादा शिक्षित लोग अस्थाई कार्यपालिका में ही होते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई के बाद एक लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका एक निश्चित समय के लिए आते हैं, लेकिन जनता द्वारा चुन करके आते हैं। और हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन होता है, अब्राहम लिंकन के द्वारा के अनुसार।
तो चूंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है, जहाँ पे जनता ही सब कुछ है, इसलिए जनता द्वारा चुने जाने के कारण ही राजनैतिक कार्यपालिका जो है वो अस्थायी कार्यपालिका से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। आगे हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में इसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। यह देश का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति बहुमत वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। मतलब जो भी पार्टी का बहुमत, जिसको बहुमत मिलता है, जिसको बहुत सारे लोगों का समर्थन मिलता है, उस पार्टी के ही नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। यदि किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता, तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देता है जिसे सदन में बहुमत मिलने की संभावना अधिक होती है। मतलब यदि किसी भी एक पार्टी को या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता, मान लीजिए किसी को भी बहुमत नहीं मिला, बहुत सारे लोगों का समर्थन किसी को नहीं मिला, तो इस स्थिति में क्या होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति उसे ही किया जाता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। मतलब जिसके पास ज़्यादा सपोर्ट होता है लोगों का, सदन में ज़्यादा लोगों का जिसको सपोर्ट होता है, उसे ही प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। प्रधानमंत्री ही नियुक्ति के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पे दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करता है। जैसे ही प्रधानमंत्री कोई बनता है, तो उसकी ही सिफारिश पे बाकी जितने भी मंत्री हैं उसको राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं। बाकी दूसरे मंत्री जितने भी होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सिफारिश पे। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, बशर्ते वे संसद का सदस्य हों। प्रधानमंत्री अपने अनुसार है वो लोगों का चुनाव करते हैं, अपने मंत्रियों का चुनाव करते हैं, और सिर्फ राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं। तो प्रधानमंत्री अपने अनुसार सभी लोगों का चुनाव करते हैं, मंत्रियों का, लेकिन वे सारे मंत्री संसद का सदस्य होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने ही चाहिए, तभी उन्हें केंद्रीय लेवल पे मंत्री बनाया जाता है प्रधानमंत्री के सिफारिश पे। यदि कोई संसद का सदस्य नहीं है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 6 महीने के अंदर उसे संसद की सदस्यता लेनी होती है। मतलब यदि कोई प्रधानमंत्री बन गया, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद भी संसद का सदस्य होता है, तो प्रधानमंत्री यदि कोई किसी को बना दिया गया और वो कहीं संसद का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के भीतर उसे संसद की सदस्यता लेनी होती है। मंत्रिपरिषद में विभिन्न स्तर के लगभग 60 से 80 मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में लगभग 60 से 80 अलग अलग स्तर के, अब वो स्तर भी मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, अलग अलग स्तर के लगभग 60 से 80 मंत्री होते हैं। जैसे कैबिनेट मंत्री सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हैं। सबसे सीनियर कहीं कोई नेता होते हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और यह मंत्रिपरिषद का सबसे बड़ा समूह होता है। ये करीब लगभग 25 लोग होते हैं। 25 लोग सीनियर होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स कहलाते हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ ही बैठक करके और देश की नीतियों पे बात करते हैं। दूसरा बी, स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री। दूसरा है स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री छोटे मंत्रालय के प्रभारी होते हैं। ये विशेष रूप से आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब ये विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट के बैठक में भाग लेते हैं। मतलब दूसरा कौन सा हो गया, पहला हम लोग देखे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, दूसरा स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री होते हैं जो छोटे छोटे मिनिस्ट्री को संभालते हैं। क्या ये कैबिनेट में भाग लेते हैं? नहीं, ये रेगुलर तौर पे तो नहीं लेते, लेकिन यदि इन्हें बुलाया जाए तो ये उनके कैबिनेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो उनके साथ मीटिंग अटेंड कर सकते हैं यदि उन्हें बुलाया जाएगा तो। 1 मिनट। हाँ, राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। अब राज्य मंत्री जिसकी हमने बात किया, वो अपने विभाग के कैबिनेट मिनिस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं और उनकी सहायता भी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा
कि सबसे ऊपर में होता है हमारा कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिसकी संख्या लगभग लगभग 25 होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो सारे राज्य मंत्री होते हैं, जिससे अलग अलग मिनिस्ट्री को, छोटे छोटे डिपार्टमेंट को संभालने का अधिकार होता है। जब कभी इन्हें बुलाया जाता है तब ये कैबिनेट मिनिस्ट्री में जाकर के बैठक को अटेंड करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स के जितने भी लोग होते हैं उनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री हमेशा होते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। प्रत्येक मंत्रालय को दूसरे मंत्रालय के फैसले को मानना ही पड़ता है। मतलब कोई भी मिनिस्ट्री दूसरे मिनिस्ट्री के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता, वो उसके फैसले को मानेगा ही। मतलब होम मिनिस्ट्री अपने फील्ड में, रेलवे डिपार्टमेंट अपने फील्ड में, सब अपने अपने फील्ड के फैसले लेते हैं और बाकी दूसरे मिनिस्ट्री को उनके फैसलों को मानना ही पड़ता है। प्रत्येक मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं, जो मंत्री को फैसले करने के लिए जरूरी जानकारियां देते हैं। अब हम लोगों ने जैसा कि पहले पढ़ लिया है, एक होता है अस्थायी कार्यपालिका, एक होता है राजनीतिक कार्यपालिका। तो जो भी मंत्रालय होता है, प्रत्येक मंत्रालय में, प्रत्येक मिनिस्ट्री में सचिव होते हैं, मतलब सेक्रेटरी होते हैं, और ये जो सेक्रेटरी होते हैं वो नौकरशाह होते हैं, मतलब सिविल सर्वेंट होते हैं, जो सभी मंत्रियों को फैसला करने में जरूरी जानकारी प्रोवाइड करता है। क्योंकि जो भी होता, ये मंत्री होते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक कार्यपालिका के लोग होते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत हाईली क्वालिफाइड हों, सभी चीज़ों की जानकारी रखते हों। इसीलिए इनके पास एक सेक्रेटरी होते हैं जो नौकरशाह होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं। ऐसे लोग उनका सपोर्ट में, उनको हमेशा उनके फैसले में सही फैसले लेने के लिए उन्हें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। टीम के रूप में कहीं कैबिनेट की कोई मदद करता है वो कैबिनेट सचिवालय, जिसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह, कई सीनियर जो सिविल सर्वेंट होते हैं वे सारे शामिल होते हैं। ये विभिन्न मंत्रालय के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। मतलब अलग अलग मिनिस्ट्री के बीच के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं इनको सुलझाने का काम कहीं ना कहीं नौकरशाही करते हैं, जो अस्थाई कार्यपालिका के लोग होते हैं वही करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन सी व्यवस्था हमारे देश में है कार्यपालिका को लेकर के। अब हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री के अधिकार। प्रधानमंत्री हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके कौन कौन से अधिकार होते हैं। सबसे पहला, ये सरकार के प्रमुख होते हैं। जो भी सरकार बनी है देश में उसके सबसे हेड जो होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ये कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता भी करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री के सिफारिश पे ही बाकी दूसरे मिनिस्टर्स को गठन किया जाता है। तो जो भी कैबिनेट मिनिस्टर बनता है उसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, मतलब प्रधानमंत्री ही करते हैं। विभागों के विवाद में, अलग अलग डिपार्टमेंट के जब विवाद हो जाते हैं तो उनका अंतिम निर्णय लेने का भी जो अधिकार होता है वो प्रधानमंत्री के पास होता है। अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री ही लेते हैं। वह किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं, और यदि प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ देता है तो पूरा मंत्रिमंडल को भी इस्तीफा दे देता है। यदि प्रधानमंत्री एक बार अपना पद से इस्तीफा दे देता है तो पूरा मंत्रिमंडल भंग हो जाता है, पूरा कैबिनेट भंग हो जाता है और सारे लोग इस्तीफा दे देते हैं। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उसे अपनी पार्टी के भीतर दूसरे पार्टियों के विचार और स्थितियों को भी देखना होता है। कहीं गठबंधन की सरकार बनती है, गठबंधन मतलब एक या एक से ज़्यादा पार्टी के लोग मिलकर के कहीं सरकार बनाती है, तो उस गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं लेता, क्योंकि वो दो या दो से ज़्यादा पार्टियों के समर्थन से मिलकर के सरकार बनाई है। इसीलिए उन्हें दूसरे पार्टी के भी सहयोग और उनका मत को समझने की ज़रूरत होती है। उनके भी विचारों को, उनकी स्थितियों को भी देखना ज़रूरी होता है। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री के अधिकार को हम लोग देख लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होते हैं? देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, मतलब पूरे राष्ट्र के अध्यक्ष कहे जाते हैं। ये देश के सभी राजनीतिक संस्था के काम की निगरानी करते हैं। मतलब जितने भी राजनीतिक संस्था है सबकी निगरानी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है।
राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। इन्हें संसद सदस्य और राज्यसभा के विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। राज्य के विधानसभा द्वारा चुना जाता है। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव के द्वारा उन्हें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष इलेक्शन या वोटिंग के द्वारा उन्हें नहीं चुना जाता, जबकि उन्हें संसद सदस्य मतलब एमपीज के द्वारा चुना जाता है, या राज्य के विधानसभा जो होते हैं, राज्य में विधानसभा होता है, उस तरीके से राज्य के विधानसभा के सदस्य इन्हें चुनते हैं। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे केंद्र में होता है लोकसभा और राज्यसभा, जबकि यदि हम स्टेट्स की बात करें तो जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा केंद्र में काम करती है, उसी तरह से स्टेट्स में काम करता है विधानसभा और विधान परिषद। तो जितने भी राष्ट्रपति का कहीं चुनाव किया जाता है तो वहाँ पे संसद सदस्य में ये दोनों आ जाएंगे, और विधानसभा के जो लोग होते हैं ये सारे मिल करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उनका डायरेक्ट वोटिंग नहीं होता। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त और दूसरे देश के राजदूत आदि को नियुक्त करता है। अब राष्ट्रपति बहुत सारे हमारे देश के जो टॉप लेवल के अधिकारी होते हैं उन सब की नियुक्ति करता है। जैसे किनकी ये नियुक्ति करता है, तो ये मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जज होते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज हों, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। साथ ही साथ वो राज्यपाल मतलब गवर्नर, स्टेट के गवर्नर जो होते हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं। चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमीशन, हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि किस तरीके से जो मुख्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और दूसरे देश में राजदूतों आदि की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जो दूसरे देश में हमारे देश के जो राजदूत जाते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। आगे है, सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि उसी के नाम पर होता है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधि, दूसरे देश से किसी तरह का कोई समझौता है या संधि है, तो वो सब उन्हीं के नाम पे किया जाता है। भारत के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होते हैं। वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो, तीनों के जो मुख्य होते हैं, सुप्रीम कमांडर जो बोले जाते हैं, वो राष्ट्रपति ही होते हैं। आगे है, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही सारे फैसले कर सकते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने गए हैं, इसीलिए राष्ट्रपति हमेशा मंत्रिपरिषद की ही सलाह पे सारे फैसले करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन वही सलाह दोबारा मिलती है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो उसे मानने के लिए वो बाध्य होते हैं। मतलब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही सारे फैसले करता है। कहीं राष्ट्रपति को ठीक नहीं लगता है तो वो मंत्रिपरिषद को, मंत्रिमंडल के लोगों को उस पर फिर से विचार करने के लिए उसे लौटा सकता है। लेकिन यदि मंत्रिमंडल के लोग वही चीज़, अगर वही चीज़ को वापस, उस सलाह को दोबारा वही देते हैं, तो राष्ट्रपति फिर बाध्य हो जाते हैं उस पर साइन करने को। मतलब वो विशेष कुछ नहीं कर सकते। वो ज़्यादातर फैसले मंत्रिपरिषद के लोगों के सलाह पर ही करते हैं। राष्ट्रपति किसी विधेयक को उस कुछ समय के लिए रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति हमारे देश के सुप्रीम कमांडर तो होते हैं, लेकिन उनके पास संवैधानिक रूप से सबसे ज़्यादा अधिकार नहीं होता। किसी भी विधेयक को वो सिर्फ कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, उसे कुछ समय के लिए वापस उस पर फिर से पुनर्विचार करने के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन यदि फिर से वही चीज़ वापस रिप्लाई मिलता है तो वो उस पर साइन करने के लिए बाध्य होते हैं। अब ये चीज़ हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम लोग देखते हैं आगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति बहुमत हासिल पार्टी से करती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो बहुमत हासिल पार्टी से करता है। मतलब जिसको बहुमत मिलता है उसी के जो सुप्रीम लीडर होते हैं उसी के द्वारा राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं।
नोट में एक बात लिखा है कि भारत की शासन प्रणाली संसदीय प्रणाली है। संसदीय मतलब यहाँ पे संसद होती है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। इसे ब्रिटेन से लिया गया है। अब ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे देश की संसदीय प्रणाली को किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है। राष्ट्रपति प्रणाली मतलब वहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वहाँ पे सब कुछ का सुप्रीम कमांडर जो है वो प्रेसिडेंट ही होते हैं, मतलब राष्ट्रपति ही होते हैं। अब हम लोगों ने देख लिया कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका भी हम लोगों ने देख लिया, कार्यपालिका के दोनों पहलुओं को देख लिया, अस्थायी कार्यपालिका और राजनैतिक कार्यपालिका, इन सब के बारे में पढ़ लिया, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग फाइनली पढ़ेंगे एक और संस्था जिसका नाम है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होता है? तो देश के विभिन्न स्तर पर मौजूदा अदालत को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। मतलब विभिन्न स्तर पर जितने भी सामूहिक रूप से जो न्यायपालिका होते हैं, जितने भी अदालत होते हैं, इन सबको सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। मतलब जितने भी कोर्ट, कचहरी, अदालत, ये सब जो भी है, ये सारे सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहलाते हैं। भारत की न्यायपालिका विधायिका तथा कार्यपालिका से स्वतंत्र और प्रभावशाली होता है। भारत की यदि हम न्यायपालिका की बात करें तो यह विधायिका और कार्यपालिका से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, इससे स्वतंत्र होता है और इस पर विधायिका या कार्यपालिका का कोई भी दबाव नहीं होता। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के सर्वोच्च न्यायपालिका, राज्यों के उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय भी शामिल होते हैं। सॉरी, यहाँ न्यायपालिका नहीं, न्यायालय होगा। मतलब भारतीय न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, सभी स्टेट्स के जो हाई कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, और भी जो स्थानीय लेवल पे छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं, इन सब को एक साथ मिला करके हम लोग न्यायपालिका कह सकते हैं। भारत के सभी अदालतों तथा लोगों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना ही पड़ता है। सबसे सुप्रीम होता है सुप्रीम कोर्ट, मतलब सबसे हाई टॉप लेवल का कहीं हम लोग न्यायपालिका देखें तो वो सुप्रीम कोर्ट है। और पूरे भारत के लोग और सभी अदालतों को भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानना ही पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय इनके बीच के विवाद को सुलझाता है। किनके? तो देश के नागरिकों के बीच के जो भी विवाद होता है उनको भी सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। नागरिक और सरकार के बीच के भी विवादों को सर्वोच्च न्यायालय ही सुलझाती है। दो या उससे अधिक राज्य सरकार के बीच, मतलब दो से ज़्यादा स्टेट्स कहीं आपस में उनके विवाद हो जाए तो उनको भी सुलझाने का काम सर्वोच्च न्यायालय ही करती है। चौथा, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कहीं कोई विवाद हो जाए तो इन सभी विवादों को भी निपटारा करने का काम सर्वोच्च न्यायालय का ही है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर करता है। तो यदि गौर से हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जज होते हैं, मतलब न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश कहने का तात्पर्य है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके सलाह पे ही राष्ट्रपति बाकी के सर्वोच्च न्यायालय के बाकी के जज और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। किनके सजेशन पे करता है? तो प्रधानमंत्री और CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जज होते हैं उनकी सलाह पे उनकी नियुक्ति की जाती है। भारत के मुख्य या वरिष्ठ न्यायाधीश को राष्ट्रपति को हटाने जितना मुश्किल है। अब भारत के जो मुख्य या सीनियर न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, वो इतने पावरफुल होते हैं कि उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता। उन्हें भी उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। मतलब आप लोग पढ़ेंगे आगे कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर ही उन्हें हटाया जाता है और यही प्रक्रिया CJI मतलब भारत के जो सीनियर न्यायाधीश होते हैं उनको भी इसी
प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। इन्हें हटाने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। मतलब यदि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में लगभग 2/3 2/3 कहीं मेंबर इनमें अविश्वास प्रस्ताव कहीं पारित करता है तो इस स्थिति में उन्हें हटाया जा सकता है। मतलब 2/3 भाग 2/3 लोग कहीं इसके खिलाफ खड़े हो जाए तभी चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। यदि न्यायाधीशों को विधायिका या कार्यपालिका का कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ लगता है तो वो उन्हें अमान्य कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि भारत के मुख्य या वरिष्ठ न्यायाधीश को यदि न्यायाधीशों को विधायिका या कार्यपालिका का कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ लगता है तो उन्हें हटा सकते हैं। मतलब न्यायाधीश को विधायिका या कार्यपालिका का, विधायिका मतलब जो कानून बनाने वाला है, कार्यपालिका मतलब जो उसको लागू करने वाला है, उनका कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ लगता है तो वो उन्हें अमान्य कर सकते हैं। मतलब कोई भी काम है जिससे विधायिका या कार्यपालिका द्वारा अमान्य लगता है कि उनके द्वारा गलत तरीके से काम किया जा रहा है तो जो न्यायपालिका होती है वो उनके ऊपर भी अंकुश लगा सकती है। न्यायपालिका सबसे हेड होते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे। इसमें है सरकार की कार्यवाहियों से यदि जनहित को ठेस पहुंचती है तो कोई भी अदालत में जाकर याचिका दायर कर सकता है। इसे जनहित याचिका कहा जाएगा। मतलब यदि किसी भी क्षेत्र में कहीं एक बहुत बड़ी जनता को किसी भी कानून से या किसी भी कार्रवाई से, सरकार की किसी भी तरह की गतिविधियों से ठेस पहुंचती है, उनके सम्मान को या उनके अधिकार का हनन होता है इन सब चीज़ों से, तो कोई भी जाकर के अदालत में सरकार के इस कानून के खिलाफ जाकर के मुकदमा दायर कर सकता है और इसे जनहित याचिका कहा जाएगा। क्योंकि इससे किसी एक पर्सनल आदमी को नुकसान नहीं है, एक बहुत बड़े मात्रा में जनता को नुकसान होने वाली है, इसीलिए इसे जनहित याचिका कहा जाएगा। ये जनहित याचिका सरकार के खिलाफ, सरकार के गलत नीतियों, उनके गलत फैसलों जिसमें जनता का शोषण हो सकता है, जनता के अधिकार का हनन हो सकता है या जनता को ठेस पहुंचती हो, उनके अधिकारों को नुकसान होता हो, तो ऐसी स्थिति में कोई भी जाकर के और अदालत में जाकर के मुकदमा दायर कर सकता है, जिसे जनहित याचिका का नाम दिया जाता है। तो यहाँ हम लोगों का चैप्टर आज एंड होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और अब के बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के बन जाने वाले। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अब अगले चैप्टर में। थैंक यू।